हेलो बच्चों। कैसे हो? आज कुछ अलग सा लग रहा है आप लोगों को? मेरे बेटा आज अलग है भी। मैं आप लोगों को बताऊं, मेरे को कुछ छोटी छोटी डेफिनेशंस बतानी थी आप लोगों को। जैसे स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है, एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, और बाकी आप लोगों के भी बहुत सारे मेरे पास कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आए हुए थे जिनके लिए बोर्ड पर जाने की ज़रूरत नहीं थी। जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले भी बता रखा है कि यदि आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो मेरे मोबाइल नंबर 7088441188 पर आप मुझे व्हाट्सएप कर दिया करिए। कंसेप्चुअल है तो मैं आप लोगों को ऐसे ही बैठ करके बता दूंगा, जैसे अभी बैठे हुए हैं, बातें करते करते सीखेंगे। और यदि बोर्ड पर लिखने लायक हैं तो बेटा फिर आप जानते हो, फिर बोर्ड पर पढ़ा दूंगा। आप लोग अपना यार हेजिटेट मत करो, पूछने में बिल्कुल भी हेजिटेशन नहीं होना चाहिए। तुम्हारा हमारा नाता एक दो दिन नहीं चलने वाला है, बहुत लंबे समय चलेगा। अब भाई देखो, आप 11th में आए हो, बड़ी क्लासेस में आए हो। कई लोग, कई टीचर्स ये सोचते हैं यार ये छोटी छोटी डेफिनेशंस तो बच्चों को पता होंगी, ये तो अंतर इन लोगों को मालूम ही होगा, ये तो जानते ही होंगे। मैं नहीं मानता। मैं तो ये कहता हूँ यार 15-20 मिनट फालतू लगा करके बच्चे के कंसेप्ट क्लियर हो जाए तो वो ज़्यादा बढ़िया है। तो मेरे बेटा अब शुरू करा जाए। आप लोगों के डाउट्स इस मोबाइल में है मेरे पास, वो मैं उठाऊंगा दूसरे नंबर पर। पहले मैं अपनी तरफ से जो डेफिनेशंस वगैरह बतानी है और जो मेन कंसेप्ट बताने हैं वो आप लोगों को बता देता हूं। सिर्फ कहानी सी सुनते रहिए, आप सब समझ जाएंगे। यार गले में अभी पूरी तरह से आराम नहीं पड़ा, ये मेरा कल परसों से थोड़ा गला खराब हो रहा था, और उसी के बाद मैंने एक दिन वीडियो की छुट्टी भी करी थी, लेकिन चलो हो जाएगा सही, काफ़ी हद तक तो कंट्रोल हो चुका है। देखो सबसे पहले ऑब्वियसली आपको मालूम होगा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या अंतर है। डिस्टेंस एक्चुअल पाथ लेंथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट, और डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। जानते हो ना, फिर भी बता रहा हूं ना। एक बॉडी यहां से चली और यहां पहुंच गई, तो जितना उसने रास्ता असली में कवर किया वो तो कहलाती है डिस्टेंस। लेकिन यहां से चली, यहां पहुंच गई, सीधे लाइन से इन्हें जोड़ करके एरो बना दो, वेक्टर बना दो। जहां से चली वहां पर एरो का टेल, और जहां पहुंची वहां एरो का हेड। तो ये डिस्प्लेसमेंट है, ये याद रखना। डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और हर वेक्टर में एक डायरेक्शन होती है। तो डिस्प्लेसमेंट के वेक्टर में भी डायरेक्शन होती है। जो एरो बनेगा उसका टेल आएगा स्टार्टिंग पॉइंट से जहां से वो चला, और हेड आएगा जहां वो पहुंचा। इस बात पे फर्क नहीं पड़ता कि वो बीच में कहां गया, ऊपर गया, नीचे गया, कहां से गया, बस यहां से चला यहां पहुंचा, दैट इज डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट या तो डिस्टेंस से कम होता है या बराबर होता है। तुम ये देखो, ये डिस्टेंस ज्यादा है, डिस्प्लेसमेंट कम है, तो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड हमेशा डिस्टेंस से कम होता है। सिर्फ दुनिया में एक ही कंडीशन है जब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर हुआ करते हैं, वो है स्ट्रेट लाइन मोशन। सपोज एक कार स्ट्रेट लाइन में चली जा रही है, तो जितनी डिस्टेंस कवर करेगी उतना ही डिस्प्लेसमेंट होगा। तो ऐसी सिचुएशन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एक ही हो जाती है। तो ये याद रखना, डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से बड़ी होगी या डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगी। अब यहां से आते हैं बेटा दूसरे पॉइंट की तरफ। वो दूसरा पॉइंट हमारा है स्पीड और वेलोसिटी। कई बच्चे ये सोचते हैं यार एक ही चीज तो है। आप लोगों में भी कई बालक सोचते होंगे यार फॉर्मूला ही तो अलग है, डिस्टेंस है स्पीड अपॉन टाइम। सॉरी, ज्यादा ज्यादा जोश में आ गया। स्पीड है डिस्टेंस अपॉन टाइम, और वेलोसिटी है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। कुछ समझ में आया? स्पीड है डिस्टेंस अपॉन टाइम, और वेलोसिटी है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और क्योंकि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सिर्फ तभी बराबर होते हैं जब स्ट्रेट लाइन मोशन हो, तो स्पीड और वेलोसिटी तभी बराबर होती है जब स्ट्रेट लाइन मोशन हो। यदि बॉडी स्ट्रेट लाइन में नहीं चल रही है तो डिस्प्लेसमेंट हमेशा डिस्टेंस से कम होगा। यदि डिस्प्लेसमेंट हमेशा डिस्टेंस से कम होगा
तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम हमेशा डिस्टेंस अपॉन टाइम से कम होगा, और डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है वेलोसिटी और डिस्टेंस अपॉन टाइम है स्पीड, तो बेटा वेलोसिटी हमेशा स्पीड से कम होगी। तो यदि स्ट्रेट लाइन मोशन है तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड हमेशा स्पीड से डाउन रहेगा यदि स्ट्रेट लाइन नहीं है तो, और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड स्पीड के बराबर होगा यदि स्ट्रेट लाइन मोशन में है बॉडीज। तो मैं भी ये बता रहा था कि आप लोग कैसे डेली लाइफ में कंफ्यूज होते हैं या करते हैं कि एक बच्चा स्कूल से घर आया, हम पूछते हैं कि भाई तुम्हारी स्पीड क्या रही, वो कहता है 40 किलोमीटर पर आवर। हम पूछते हैं तुम्हारी वेलोसिटी क्या रही, तो वो कहता है 40 किलोमीटर पर आवर अभी बताया। तो अरे मेरे ताऊ ये बता, जब तुम स्कूल से घर आते हो तो स्ट्रेट लाइन में आते हो क्या या जिगजैग आते हो, कभी इधर मुड़ गए कभी इधर मुड़ गए, कभी यहाँ मुड़ गए कभी यहाँ मुड़ गए। अब यदि आप स्कूल से इधर गए इधर गए इधर गए इधर आए तो डिस्टेंस तो बहुत ज़्यादा कवर करी, और जबकि डिस्प्लेसमेंट बहुत कम कवर किया, कंपेरेटिवली तो कम कवर किया। तो यदि डिस्टेंस ज़्यादा कवर करी, डिस्प्लेसमेंट कम कवर किया, तो स्पीड ज़्यादा है आपकी और वेलोसिटी कम है। तो जो मान लो आपने डिस्टेंस तो चली 50 किलोमीटर और डिस्प्लेसमेंट हुआ 40 किलोमीटर और टाइम लगा 1 घंटा, तो स्पीड है डिस्टेंस अपॉन टाइम यानी 50 किलोमीटर पर आवर, और वेलोसिटी होगी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम यानी बेटा 40 किलोमीटर पर आवर। तो ये स्पीड, वेलोसिटी, डिस्टेंस, इन सब में पहले तो ये अंतर समझ लो कि भाई डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अलग चीज है, स्पीड और वेलोसिटी अलग चीज है। दूसरे नंबर पर जैसे मैंने बताया था डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसकी डायरेक्शन होती है, जहां से हमने चलना शुरू किया और जहां जाके रुके उसको जोड़ने वाली डायरेक्शन, उसको जोड़ने वाला एरो, यही डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है, जबकि डिस्टेंस की कोई डायरेक्शन नहीं होती। तो डिस्प्लेसमेंट की जो डायरेक्शन होती है वही वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है, यानी कि बेटा वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है और स्पीड स्केलर क्वांटिटी है। वेलोसिटी में डायरेक्शन है, स्पीड में डायरेक्शन नहीं है। तो यदि मेरा वेलोसिटी बताओगे, कहीं किसी बॉडी की वेलोसिटी पूछेंगे तो डायरेक्शन भी मेंशन करनी चाहिए। यदि डायरेक्शन बदलेगी तो आप लोगों ने मेरे से पहले भी सुन रखा है, किसी भी दो वेक्टर तभी इक्वल कहलाते हैं जब उनकी मैग्नीट्यूड भी सेम रहे और डायरेक्शन भी सेम रहे। यदि मेरे बेटा मैग्नीट्यूड सेम रहे, डायरेक्शन बदल जाए तो वेक्टर बदल जाता है, यानी कि बेटा यदि किसी वेलोसिटी की डायरेक्शन बदल गई तो आप ये नहीं कह सकते कि वेलोसिटी इज सेम या वेलोसिटी इज कांस्टेंट। इस पर एक क्वेश्चन आया था, कई बार कई जगह पे मैंने देखा हुआ है, 11th में तो आता रहता है, कैन अ बॉडी हैव कांस्टेंट स्पीड बट वेरिएबल वेलोसिटी। क्या ऐसा हो सकता है कि किसी बॉडी की स्पीड तो कांस्टेंट हो, किसी बॉडी की स्पीड तो कांस्टेंट हो लेकिन वेलोसिटी वेरिएबल हो? तो जवाब है हाँ, हो सकता है। मान लो एक लड़का बाइक से पार्क के गोल पार्क के चक्कर लगा रहा है और बाइक की स्पीड 40 पे फिक्स कर रखी है, 40 किलोमीटर पर आवर, ना स्पीड बढ़ा रहा है ना घटा रहा है। तो जो स्पीड यहां है वही स्पीड यहां है, वही स्पीड यहां है और वही स्पीड यहां है, यानी कि स्पीड तो कांस्टेंट हो गई। लेकिन जब वो घूमेगा तो डायरेक्शन तो बदलेगी। यहां पर इसकी वेलोसिटी है 40 किलोमीटर पर आवर, लेकिन अपवर्ड डायरेक्शन में यहां वेलोसिटी है मान लो 40 किलोमीटर पर आवर, लेकिन लेफ्ट डायरेक्शन में यहां 40 किलोमीटर पर आवर डाउन डायरेक्शन में। और यदि मेरे लाल वेलोसिटी की डायरेक्शन बदल गई तो वेलोसिटी इज चेंज्ड, फिर तो वेलोसिटी चेंज हो गई, और यदि वेलोसिटी चेंज हो गई तो सीधी सी बात है वेक्टर बदल रहा है। तो ये केस है बदलती हुई वेलोसिटी का, जबकि स्पीड कांस्टेंट है। तो ऐसा नहीं है कि स्पीड कांस्टेंट हो तो वेलोसिटी कांस्टेंट होना जरूरी है, हो सकता है स्पीड कांस्टेंट हो, क्योंकि स्पीड में तो डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं, यदि वो स्पीड ना बढ़ा रहा है ना घटा रहा है तो स्पीड कांस्टेंट है। लेकिन वेलोसिटी में डायरेक्शन है, डायरेक्शन बदल रही है तो वेलोसिटी बदल रही है। तो मेरे ख्याल में आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि भाई ये क्या होता है। इसके बाद इंस्टेंटेनियस और एवरेज स्पीड में क्या अंतर है। इंस्टेंटेनियस एक पॉइंट ऑफ टाइम के लिए स्पीड होती है, अगले ही मोमेंट बदल सकती है। जब आप स्कूटर से जा रहे हो, स्पीडोमीटर देखते हो तो स्पीडोमीटर में अभी दिखाई दे रही है 60, अचानक रेस दे दी तो स्पीड दिखाई दे रही है 80, अचानक ब्रेक मार दिया तो स्पीड दिखाई दे रही है 20, अचानक आप मतलब हर मोमेंट पे स्पीड बदल रही है ना।
हर मोमेंट पे बदल रही है। और यदि हर मोमेंट पर स्पीड बदल रही है तो ये जो हर मोमेंट की स्पीड है यही तो इंस्टेंटेनियस स्पीड है। यही इंस्टेंटेनियस स्पीड है मेरे लल्ला। इंस्टेंटेनियस का मतलब उस मोमेंट की स्पीड। अगले मोमेंट क्या स्पीड होगी हमें उससे मतलब नहीं, पिछले मोमेंट क्या स्पीड थी उससे मतलब नहीं, उस मोमेंट पर जो स्पीड है वो इंस्टेंटेनियस स्पीड है। अगले मोमेंट पर स्पीड बदल जाएगी। वैसे मैं एक बात बताऊं, इसके फॉर्मूले होते हैं ds/dt dx/dt डिफरेंशियल में। मैं एक सलाह दूंगा, यदि आप लोग सीरियसली पढ़ना चाहते हैं तो 11th और 12th के बहुत सारे चैप्टर्स में डिफरेंशियल का यूज होगा, डिफरेंशियल और इंटीग्रल। ये जो डिफरेंशियल और इंटीग्रल है ये क्लास 12th की मैथमेटिक्स की पूरी बुक का नाम है। लेकिन पता नहीं बोर्ड वालों के दिमाग में क्या आया, उस बुक का काफ़ी यूज़ हमारे 11th की फिजिक्स में होता है। तो मैं आप लोगों को एक सजेशन दूंगा कि डिफरेंशियल और इंटीग्रल तैयार कर लो। अब आप कहोगे कैसे तैयार करें? मेरे बेटा मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मैंने वीडियो बना रखी है, डिफरेंशियल इंटीग्रल की वीडियो बना रखी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक भेज देता हूं मैं आपके पास। तो जो बच्चा यहां तक मेरी पूरी सुन चुका है, यहां तक पहुंच चुका है, ऑब्वियसली वो पढ़ाकू बालक है। नहीं तो बहुत सारे बालक तो बिगनिंग देखी, फिर खिसका करके मिड देखा, खिसका के एंड देखा, पापा ने पूछा हो गई तैयारी? हाँ जी बहुत बढ़िया, ऑनलाइन पढ़ाई कर रहा हूं ऑनलाइन। नहीं, आप सीरियस हो तभी यहां तक पहुंचे हो तो बेटा डिस्क्रिप्शन में लिंक खोल करके डिफरेंशियल और इंटीग्रल सीक्वेंस में तैयार कर लेना, जरूर कर लेना। ये मत सोचो उसके बगैर काम चल जाएगा। डिफरेंशियल और इंटीग्रल को मिला करके कैलकुलस बोलते हैं। कैलकुलस मेथड से आप लोगों के बहुत सारे डेरिवेशंस हैं अलग अलग चैप्टर में, चाहे वो प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर हो, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स हो, सिंपल हार्मोनिक मोशन हो, ऑस्किलेशन हो, ग्रेविटेशन हो, लॉज ऑफ मोशन हो, हर चैप्टर में डिफरेंशियल के न्यूमेरिकल और डेरिवेशंस आप लोगों को मिलने वाले हैं। तो अभी कर लोगे तो स्कूल खुलने के बाद आप लोगों को बहुत आराम रहेगा। तो चलो जी, डिफरेंशियल इंटीग्रल का बता दिया आप लोगों को। तो अभी मैं इसीलिए इंस्टेंटेनियस स्पीड का फॉर्मूला नहीं बता रहा हूँ, डिफरेंशियल में है वो। तो जब डिफरेंशियल पढ़ोगे तो वहां फॉर्मूला आपको ऑलरेडी मिल जाएंगे। मन लगा के पढ़ना, रजिस्टर लेकर के बैठना और जो डेरिवेशन होंगे उन्हें दोबारा कर करके देखना, और डाउट हो तो मेरे से पूछना। चल भाई, यहां तक तो बात हो गई। अब इंस्टेंटेनियस हो गई। एवरेज स्पीड क्या होती है? एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब तुम यहां से दिल्ली जा रहे हो तो तुम्हारे से कोई पूछे कि भाई तुम्हारी स्पीड क्या है, तो जवाब है तुम ये कहोगे इंस्टेंटेनियस बतानी है या एवरेज, क्योंकि इंस्टेंटेनियस तो हर मोमेंट बदल रही है। कभी तुम्हारी स्पीड 100 होती है, कभी तुम्हारी स्पीड 80 होती है, कभी तुम्हारी स्पीड 60 होती है, कभी रुकते भी हो, कभी, मतलब कहने का इंस्टेंटेनियस वाली तो हर समय बदल रही है ना। लेकिन एवरेज स्पीड क्या है? तो एवरेज स्पीड में इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आप किस समय रुके, किस समय चले। हमें तो मेरठ से दिल्ली की टोटल डिस्टेंस जो आपने कवर करी और जो टोटल टाइम लगा, मान लो मेरठ से दिल्ली की टोटल डिस्टेंस 60 किलोमीटर है और टोटल टाइम आपको 3 घंटे लगे, तो हमें इस बात से मतलब नहीं कि आपने खाना खाने को रुके थे या किसी काम से रुके थे या तेज दौड़ाई थी। हमें तो ये मालूम है 60 किलोमीटर आपने 3 घंटे में कवर करे, तो एवरेज स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर। तो एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है बेटा, एवरेज स्पीड आ गई। अब तुम लोगों के भी कुछ डाउट्स यहां पर उठाता हूं मैं। आज की बहुत लंबी चौड़ी वीडियो नहीं है, आज तो यही है क्वेश्चंस जो तुम लोगों ने पूछे हुए। देखो बेटा, पहले एक क्वेश्चन आया है, स्पीड में और रिलेटिव स्पीड में क्या अंतर है। देख बेटा, रिलेटिव वेलोसिटी यदि आप मुझसे कहते कंसेप्चुअल में, तो मैं रिलेटिव वेलोसिटी पे पूरा वीडियो बना करके पढ़ाऊंगा। ऐसे पढ़ाने का नहीं है, वो बोर्ड पे पढ़ाने का है, 3-4 दिन का टॉपिक है। तुमने रिलेटिव स्पीड पूछा है, तो रिलेटिव स्पीड होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ सेपरेशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम। रिलेटिव स्पीड होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ सेपरेशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम। याद रखो, दो चीजें चाहिए रिलेटिव स्पीड निकालने के लिए, दो चीजें चाहिए। 1 सेकंड पहले उनकी जो सेपरेशन थी और 1 सेकंड बाद जो उनकी सेपरेशन है, उन दोनों का डिफरेंस
ही रिलेटिव स्पीड है। मान लो 1 सेकंड पहले दो बॉडीज की सेपरेशन थी 100 मीटर, अब ये चला या ये चला मुझे इससे मतलब नहीं होता। रिलेटिव स्पीड निकालते समय इस बात से मतलब नहीं चल कौन रहा है। 1 सेकंड पहले दो बॉडीज की सेपरेशन थी हमारी 100 मीटर, 1 सेकंड बाद सेपरेशन है 40 मीटर। तो बताओ 1 सेकंड में सेपरेशन कितना बदल गई, 60 मीटर कम हो गई। तो आप कहोगे रिलेटिव स्पीड इज 60 मीटर पर सेकंड। रिलेटिव स्पीड इज 60 मीटर पर सेकंड का मतलब उनके बीच की सेपरेशन 1 सेकंड में 60 मीटर चेंज हो गई। समझ गए? अब 60 मीटर 1 सेकंड में कैसे कम हो सकती है? या तो 1 सेकंड में ये रुका रहे और ये 60 मीटर चला है तो भी इनके बीच की सेपरेशन 60 मीटर कम हो गई, या ये रुका रहे और 1 सेकंड में 60 मीटर ये आ जाए तो भी इनके बीच की सेपरेशन 60 मीटर कम हो गई 1 सेकंड में, या 30 मीटर ये आ गया है 30 मीटर ये आ गया है तो भी इनके बीच की सेपरेशन 60 मीटर कम हो गई 1 सेकंड में। तो इस बात से फर्क नहीं पड़ता कौन आया, हमें तो रिलेटिव स्पीड एक पर नहीं दो बॉडी पर डिपेंड करती है। तो रिलेटिव स्पीड 60 मीटर पर सेकंड होने का मतलब है कि उनके बीच की सेपरेशन 60 मीटर चेंज हो गई 1 सेकंड में, 60 मीटर बदल गई। यह है रिलेटिव स्पीड। अच्छा, रिलेटिव स्पीड 60 मीटर पर सेकंड है। अब कब कहते हैं कि बॉडीज आर मूविंग टुवर्ड ईच अदर, रिलेटिवली मूविंग टुवर्ड ईच अदर? यदि दो बॉडीज की सेपरेशन कम हो जाए तो हम कहते हैं दीज आर मूविंग टुवर्ड ईच अदर, और यदि दो बॉडीज की सेपरेशन बढ़ जाए तो दीज आर मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर। तो 1 सेकंड पहले वो 100 मीटर दूर थी, 1 सेकंड बाद 140 मीटर दूर हो गई, तो 1 सेकंड में सेपरेशन में कितना अंतर आया, 40 मीटर। तो रिलेटिव स्पीड होगी 40 मीटर पर सेकंड। रिलेटिव स्पीड क्या होगी बेटा, 40 मीटर पर सेकंड। लेकिन अब की बार क्योंकि 100 से बढ़ के 140 हो गई है सेपरेशन, तो इसका मतलब बेटा सेपरेशन बढ़ी है, तो हम बोलेंगे दीज आर मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर, रिलेटिवली अवे जा रहे हैं, एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। यह होता है रिलेटिव स्पीड का मामला कि रिलेटिव स्पीड क्या चीज है। अच्छा, इसमें रिलेटिव स्पीड यदि दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हो तो रिलेटिव स्पीड उन दोनों का सम होता है। तो एक बात बताओ, मान लो ये 10 मीटर पर सेकंड से आगे आ रहा है, यानी 1 सेकंड में 10 मीटर चलेगा। ये 40 मीटर पर सेकंड से आ रहा है, 1 सेकंड में 40 मीटर चलेगा, तो पता है रिलेटिव स्पीड 50 आएगी। कैसे? ये यहां है, 1 सेकंड में ये 10 मीटर आगे आ गया क्योंकि इसकी अपनी स्पीड 10 मीटर पर सेकंड है, और 1 सेकंड में ये 40 मीटर आगे आ गया क्योंकि इसकी स्पीड 40 मीटर पर सेकंड है। तो 1 सेकंड में 10 मीटर ये आगे आ गया, 40 मीटर ये आगे आ गया, तो दोनों के बीच की टोटल सेपरेशन में तो 50 मीटर की कमी आ गई, और जो टोटल सेपरेशन में चेंज आया वही रिलेटिव स्पीड है। तो रिलेटिव स्पीड 50 मीटर पर सेकंड हो गई। तो यदि मैं पूछूंगा इसकी स्पीड क्या थी, 10 मीटर पर सेकंड, क्योंकि ये 10 मीटर चला 1 सेकंड में। इसकी स्पीड क्या थी, तो 40 मीटर पर सेकंड, क्योंकि ये 40 मीटर चला 1 सेकंड में। लेकिन रिलेटिव स्पीड क्या थी, 50 मीटर पर सेकंड, क्योंकि दोनों की सेपरेशन में 50 मीटर की कमी आ गई, यानी कि रिलेटिव स्पीड जो है वो इंडिविजुअल स्पीड्स का सम हो गई ना। तो जब भी दो बॉडी एक दूसरे की तरफ आए तो रिलेटिव स्पीड उन दोनों का सम हो जाएगी। मान लो इसकी स्पीड है 30, इसकी है 40, तो रिलेटिव स्पीड है 70 मीटर पर सेकेंड। क्यों? 30 मीटर ये आगे आया, 40 मीटर ये आगे आया, दोनों के बीच की सेपरेशन में 70 मीटर का चेंज आ गया, तो रिलेटिव स्पीड हो गई 70 मीटर पर सेकेंड। 70 मीटर पर सेकेंड हो गई ना? समझ में आ रहा है? और मुझे बताना जरूर, चाहे व्हाट्सएप पे और या कमेंट में लिख के, क्या इस तरह से क्वेश्चन आंसर लिया करूं? क्योंकि कंसेप्ट डेफिनेशन वेफिनेशन कहाँ बोर्ड पे खड़े होकर पढ़ाने की चीज़ है, वो तो बातें करके समझो ना तो वो ज़्यादा अच्छी तरह से क्लियर होती है। अच्छा सुनो, यदि दो बॉडीज एक ही डायरेक्शन में जा रही हैं तो रिलेटिव स्पीड उन दोनों का डिफरेंस होगी। मान लो ये 10 मीटर आगे चला 1 सेकंड में, यानी इसकी स्पीड है 10 मीटर पर सेकंड। ये 40 मीटर आगे चला 1 सेकंड में, तो इसकी स्पीड है 40 मीटर पर सेकंड। तो बताओ, इसकी स्पीड 10, इसकी स्पीड 40, तो रिलेटिव स्पीड 30। क्यों? हिसाब लगाए इनके बीच की सेपरेशन। ये 10 मीटर आगे गया तो दोनों के बीच की सेपरेशन 10 मीटर बढ़ गई 1 सेकंड में। इसके चलने से बीच की सेपरेशन 10 बढ़ गई, और ये 40 मीटर आगे आ गया तो इसके चलने से 40 मीटर सेपरेशन कम हो गई।
इसके चलने से सेपरेशन, दोनों की सेपरेशन 10 मीटर बढ़ गई और इसके चलने से 40 मीटर कम हो गई। तो बताओ यदि बीच की सेपरेशन 10 बढ़ के 40 कम हो गई तो अल्टीमेटली तो 30 का डाउन हो गया ना, रिलेटिव स्पीड तो 30 मीटर पर सेकंड हो गई। हो गई नहीं हो गई? दोबारा देख लेना वीडियो घुमा करके, मेरी बात को दोबारा सुन लेना। तो क्या सीखा आपने? यदि दो बॉडी एक दूसरे की तरफ आए तो रिलेटिव स्पीड उन दोनों का सम, इसकी 10 इसकी 30 टोटल 40, इसकी 20 इसकी 30 रिलेटिव स्पीड 50, इसकी 30 और इसकी 70, मैंने कोई सी डिजिट गलत तो नहीं बोल दी, समझ में आ गया? इसकी 30 और इसकी 50 तो रिलेटिव स्पीड 80 मीटर पर सेकेंड। और जब एक ही डायरेक्शन में चल रहे हो तो रिलेटिव स्पीड उन दोनों का सेपरेशन, डिफरेंस, ये 10 चला, ये इसकी स्पीड 10 और इसकी स्पीड 40 एक ही डायरेक्शन में, तो रिलेटिव स्पीड 30, इसकी स्पीड 20 और इसकी 30 तो रिलेटिव स्पीड 10। यदि दो बराबर स्पीड से एक ही डायरेक्शन में जा रहे हो तो रिलेटिव स्पीड 0। ये भी 20 से जा रहा है, ये भी 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहा है तो रिलेटिव स्पीड 0। क्यों? एक बात बता, ये एक सेकंड में 20 मीटर आगे गया तो बीच की सेपरेशन 20 बढ़ा दी, और ये भी 20 मीटर आया तो बीच की सेपरेशन 20 कम कर दी। तो एक के चलने से बीच की सेपरेशन हर सेकंड 20 बढ़ना चाह रही है और दूसरे के चलने से 20 कम होना चाह रही है, तो ना सेपरेशन बढ़ेगी ना घटेगी। तो सेपरेशन में हर सेकंड कितना चेंज आ रहा है? 0। और यदि बीच की सेपरेशन में 0 चेंज आ रहा है तो यही तो रिलेटिव स्पीड होती है। रिलेटिव स्पीड होती है एक सेकंड में चेंज होने वाली सेपरेशन। तो रिलेटिव स्पीड हो गई बेटा इसकी 0, यानी कि सेम स्पीड से सेम डायरेक्शन में चल रहे हो तो हम कहेंगे रिलेटिव स्पीड इन दोनों की 0 है। अच्छा, यदि दोनों एक दूसरे से अवे जा रहे हो तो भी रिलेटिव स्पीड ऐड होती है। कैसे ऐड होती है तुम बताओ? ये 10 की स्पीड से चला, ये 30 की स्पीड से चला, तो यानी इसके चलने से हर सेकंड 10 मीटर सेपरेशन बढ़ेगी और इसके 30 की स्पीड से चलने से हर सेकंड 30 सेपरेशन बढ़ेगी। अब एक सेकंड में 10 मीटर सेपरेशन इसने बढ़ा दी, 30 मीटर सेपरेशन इसने बढ़ा दी, तो टोटल इनके बीच की सेपरेशन तो 40 मीटर बढ़ गई। और यदि इनके बीच की टोटल सेपरेशन 40 मीटर बढ़ गई तो रिलेटिव स्पीड तो 40 मीटर पर सेकंड हो गई मेरे लाल। कितनी हो गई? 40 मीटर पर सेकंड हो गई, नहीं हो गई? समझ में आ गई बात? तो फाइनली इसको पैकअप कर रहा हूं, यदि एक दूसरे के टुवर्ड आए तो रिलेटिव स्पीड दोनों स्पीड का सम। यदि एक ही डायरेक्शन में एक के पीछे एक चलें तो रिलेटिव स्पीड दोनों की स्पीड का डिफरेंस। दोनों बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में जाएं तो रिलेटिव स्पीड इन दोनों की स्पीड का सम। ये है रिलेटिव स्पीड का फॉर्मूला। वेलोसिटी के लिए वेक्टर पे पढ़ाऊंगा बोर्ड पर, उसका इंतजार करते रहना बेटा। रेगुलर वे में जो वीडियो देखेगा उसे बहुत बहुत ज्यादा फायदा मिलने वाला है, बहुत ज्यादा फायदा मिलने वाला है। तुम्हें मालूम है आजकल ऑनलाइन के दौर में सारे टीचर कमाने के चक्कर में बहुत सारे टीचर जो है वो फ्री में यूट्यूब पे नहीं डाल रहे, और या यूट्यूब पे डाल रहे हैं तो घास काटने के हिसाब से डाल रहे हैं कि बस काम निपटता रहे। मैं पढ़ा रहा हूं बिल्कुल पढ़ाने के हिसाब से, टाइम पास करने के हिसाब से नहीं पढ़ा रहा। एक और क्वेश्चन पूछा था बच्चे ने, हाँ, ये क्वेश्चन ये है कि भाई एक ट्रेन के अंदर आदमी ने कॉइन उछाला। ट्रेन में आदमी बैठा हुआ है, ट्रेन चल रही है, आदमी भी चल रहा है। उस आदमी ने कॉइन उछाला, कॉइन आदमी के आगे गिरा। तो बताओ ट्रेन में एक्सेलरेशन है या रिटार्डेशन है या कांस्टेंट स्पीड है? सोचो। पहले क्वेश्चन सुन, मैं ट्रेन में बैठा जा रहा हूं, ट्रेन आगे चल रही है, मैं भी आगे चल रहा हूं, मेरे हाथ में एक कॉइन है, मैंने कॉइन उछाला। अब तीन बात हो सकती है, या तो कॉइन वापस मेरे हाथ में आ जाए, या कॉइन उछलने के बाद मेरे पीछे गिरे, या कॉइन मेरे से आगे गिरे। तो वो कह रहे हैं कॉइन मेरे से आगे गिर गया, तो बताओ ट्रेन में एक्सेलरेशन है रिटार्डेशन है क्या है? तो मैं तुम्हें एक बात सिखाऊं, ध्यान से सुन, बस लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद नहीं लूंगा, अगली वीडियो में लेंगे, 5-7 मिनट लगा दो। एक चीज होती है इनर्शिया। इनर्शिया, जो बॉडी जिस डायरेक्शन में चल रही है वो उसी डायरेक्शन में चलते रहना चाहती है उतनी स्पीड से। मैं मान लो ट्रेन में बैठा हुआ हूं, ट्रेन 20 की स्पीड से आगे जा रही है तो मैं भी 20 की स्पीड से आगे जा रहा हूं, कॉइन भी 20 की स्पीड से आगे जा रहा है। यदि मैं कॉइन को ऊपर उछाल भी दूंगा
तो भी इनर्शिया के कारण वो ऊपर तो वो जा ही रहा है, इनर्शिया के कारण 20 की स्पीड से आगे भी जा रहा है, यानी कॉइन ऊपर भी जा रहा है और आगे भी जा रहा है 20 की स्पीड से। कॉइन में दो दो वेलोसिटी है, मैंने ऊपर फेंका तो कॉइन ऊपर जा रहा है, लेकिन कॉइन इनर्शिया के कारण ट्रेन की स्पीड से ट्रेन की डायरेक्शन में जा रहा है। तो यानी कॉइन का पाथ कैसा है, मेरे फेंकने के कारण ऊपर जाना चाह रहा है और ट्रेन के मोशन के कारण वो आगे जाना चाह रहा है, तो वो यहां भी जाना चाह रहा है, यहां भी जाना चाह रहा है, तो दरअसल उसका टेढ़ा पाथ हो जाता है। तो कॉइन हमें लगता है सीधे उछाला, कॉइन टेढ़ा जाता है और फिर टेढ़ा ही गिरता है। हर समय कॉइन ट्रेन की स्पीड से आगे चलता है। अब तुम जरा सोच, ये कॉइन ट्रेन है, ये कॉइन है, मैंने कॉइन को उछाला, कॉइन ऊपर भी जा रहा है आगे भी जा रहा है, मेरा हाथ भी आगे जा रहा है ट्रेन के साथ, कॉइन भी आगे जा रहा है, तो कॉइन इस तरह से हमेशा हाथ के ऊपर रहेगा। क्यों? हाथ कितनी स्पीड से जा रहा है, मैं तो 1-2 मिनट फालतू लगा रहा हूं, मुझे पता है आप कहोगे एक ही चीज कई बार बोल रहे हैं, समझ में तभी आएगी। हाथ किसकी स्पीड से आगे जा रहा है? ट्रेन की स्पीड से 20। कॉइन किस स्पीड से आगे जा रहा है? ट्रेन की स्पीड से 20। अब कॉइन भी 20 की स्पीड से और हाथ भी 20 की स्पीड से, तो कॉइन हमेशा हाथ के ऊपर रहेगा और जब गिरेगा हाथ में ही गिरेगा। ठीक, अब 3 केस हो सकते हैं। यदि कॉइन उछालने के बाद कॉइन तो 20 की स्पीड से आगे जा रहा है, ट्रेन ने स्पीड बढ़ा ली, तो कॉइन क्योंकि ट्रेन के टच में नहीं है तो कॉइन स्पीड नहीं बढ़ाएगा। अब क्या हुआ, कॉइन यदि ट्रेन स्पीड ना बढ़ाती, कांस्टेंट ही रखती, तो कॉइन हाथ में वापस गिरता। अब ट्रेन ने स्पीड बढ़ा ली तो हाथ तेजी से आगे निकल गया, कॉइन उसके पीछे रह गया, क्योंकि कॉइन की स्पीड नहीं बढ़ी तो वो हमारे पीछे गिरेगा। यदि ट्रेन स्पीड बढ़ा ले, ट्रेन में एक्सेलरेशन हो, तो कॉइन फिर हमारे बैक में गिरेगा। तो यदि आप ट्रेन में बैठ के बॉल उछालो और बॉल आपके बैक में गिर जाए तो समझ जाना ट्रेन ने स्पीड बढ़ाई है, और यदि ट्रेन ने स्पीड बढ़ाई है तो ट्रेन में मेरे लाल एक्सेलरेशन है। क्या है ट्रेन में? एक्सेलरेशन। दूसरा केस, आपने कॉइन उछाला, कॉइन आपके हाथ के ऊपर रहना चाह रहा है, लेकिन ट्रेन ने ब्रेक मार दिया, कॉइन में तो ब्रेक नहीं लगा, वो तो हवा में था, तो कॉइन आपसे आगे गिरेगा जाके। तो यदि कॉइन आगे गिरे तो समझ ले ट्रेन ने स्पीड कम कर लिया, और स्पीड कम करने को क्या बोलते हैं बेटा? रिटार्डेशन। तो ट्रेन में रिटार्डेशन होगा तो कॉइन आपसे आगे गिरेगा। आया समझ में? कॉइन आपसे आगे गिरेगा। और यदि ट्रेन कांस्टेंट स्पीड से चल रही है तो भैया फिर वो कॉइन आपके हाथ में ही आके गिरेगा। तो कॉइन आपके हाथ में ही आके गिरेगा। समझ में आ गया? तो आज मैंने क्या क्या मेन सिखाया, स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस, रिलेटिव स्पीड क्या होती है, कॉइन वाला कंसेप्ट बताया, इनर्शिया के कारण होता है ये, और इसके अलावा पता नहीं क्या क्या बता दिया। समझ में आ गया ना? यदि कोई दिक्कत हो तो बेटा आप मुझे बता दीजिएगा, मैं आप लोगों को वो डाउट्स फिर से क्लियर करने की कोशिश करूंगा। हफ्ते में कोशिश करूंगा कम से कम एक बार बोर्ड को छोड़ के यहां बैठ करके मैं आप लोगों से डिस्कशन करूं, आपके डाउट्स बैठ के बताने वाले डाउट्स, कंसेप्चुअल्स मैं आप लोगों को बताऊं। तो फिलहाल यदि पसंद आ गया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, नीचे लाइक कमेंट जरूर करके जाया करिए, जिससे मेरा हौसला बढ़ा रहे और मैं लगातार आप लोगों को पढ़ाता रहूं। नहीं तो बेटा किस दिन ये चिड़िया उड़ जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा, ढूंढते रह जाओगे। बाय बाय, फिर मिलेंगे इसी चैनल पर इसी समय डेली 4:15 बजे। बाय।